तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट से देखे थे, जिसमें मैंने आपको फीचर्स बताया था, बेसिक फ्लो बताया था, जेडीके बताया था, जेआरई बताया था, जेवीएम बताया था, है ना, जेवीएम का आर्किटेक्चर आपको बताया था मैंने, राइट। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या देखना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे टोकन्स का कंसेप्ट डिस्कस करना है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें कि टोकन का कंसेप्ट होता क्या है बेसिकली, तो ये टोकन का कंसेप्ट इनिशियली अगर अपन देखें तो आप सी में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, सी प्लस प्लस में भी आपने देखा होगा, है ना, सेम वही कंसेप्ट होता है आपके जावा में भी टोकन्स का, है ना। अब होता क्या है, तो इसको अपन थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करते। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने हेडिंग मेंशन करी है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टोकन्स, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ये टोकन मतलब होता क्या है ना, तो उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे। जैसे कि आप मॉल में गए, राइट। अब मॉल में गए तो मॉल में आपने देखा कि यार किसी शॉप में अगर आपको एंट्री करना है एंड यू हैव अ कैरी बैग विद यू, है ना, और आपके पास में आपका कैरी बैग है। अब अगर आपको यहाँ पर उस शॉप में एंट्री करना है तो उस केस में आपको आपकी कैरी बैग को वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब कैरी बैग को अगर आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा, तो वो सिंपली आपको एक छोटा सा टोकन देंगे, है ना, एक ब्लॉक का टोकन या एक सेक्शन का, है ना, जहां पर आपका कैरी बैग वो क्या करेंगे, रखेंगे, है ना, और वहां से आपको एक टोकन उठाकर देंगे। वो छोटा सा टोकन आपको संभाल के रखना रहेगा, और वो छोटा सा टोकन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन्फॉर्मेशन। किसकी इन्फॉर्मेशन, अबाउट योर कैरी बैग, है ना, कि यहाँ पर अगर 5 नंबर का आपको टोकन मिला है तो आप नेक्स्ट टाइम वहां पे जाकर उसको बोलोगे कि यार ये 5 नंबर का टोकन है, इस पे जो कैरी बैग रखा है वो मेरा है। तो वो 5 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, तो टोकन मतलब क्या होता है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। टोकन क्या होता है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वहीं अगर अपन बात करें कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो अब इसके अलावा और क्या आता है इसके अंदर, तो आप ऐसा बोल सकते हो टोकन इंक्लूड्स। अभी टोकन क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, टोकन के अंदर सबसे पहले आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, तो फिर आता है वेरिएबल। फिर क्या आता है आपके पास में, तो फिर आता है कीवर्ड। फिर क्या आता है यहाँ पर आपके पास में, तो आप बोलेंगे आइडेंटिफायर। फिर उसके बाद में क्या आता है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सेपरेटर। फाइनली फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, और क्या आता है, तो फिर आता है आपके पास में ऑपरेटर, राइट। कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, सेपरेटर और ऑपरेटर, राइट। अब अगर अपन बात करें, ये तो चलो ठीक है, ये मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि ये टोकन के अंदर आती है। अब लेकिन अगर हम बात करें कि अब इनमें होता क्या है ना, कैसे क्या हम यहाँ पर इससे डील करेंगे, कैसे क्या हम चीजों को यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, तो वो हमें यहाँ पर देखना है कि अगर कांस्टेंट की मैं बात करूँ तो कांस्टेंट में क्या आएगा। तो अब क्या समझते हो कांस्टेंट मतलब, फिक्स्ड वैल्यू, है ना। फिक्स्ड वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। वन टाइम अगर आपने फिक्स कर दिया तो वो फिक्स हो जाएगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कांस्टेंट की, है ना, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे कांस्टेंट इज एन एंटिटी, है ना, कांस्टेंट इज एन एंटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सके उसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट इज एन एंटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वी यूज, या आप ऐसा बोलेंगे इन जावा we use final keyword to define a constant। जावा के अंदर आप किसका यूज करते हो, फाइनल कीवर्ड का यूज करते हो टू डिफाइन अ कांस्टेंट या फिर टू क्रिएट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, या कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हो, आप फाइनल कीवर्ड का यूज करते हो, ठीक है। वी ऑलवेज यूज अपर केस टू डिफाइन, है ना, कांस्टेंट। वी ऑलवेज यूज अपर केस टू डिफाइन अ कांस्टेंट, ठीक है। हम हमेशा किसका यूज करेंगे, अपर केस का यूज करेंगे, किस लिए, डिफाइन करने के लिए। क्या डिफाइन करने के लिए, कांस्टेंट, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपके पास में अगर अपन देखें, है ना,
अगर इसके अलावा अपन देखें तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर आपके पास में इंटीजर कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है, आपके पास में रियल कांस्टेंट आ सकता है, और आपके पास में कैरेक्टर कांस्टेंट आ सकता है। क्लियर है? तो अगर अपन बात करें ये क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट मतलब क्या होंगे, इंटीजर कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, है ना, पॉजिटिव में, जीरो या फिर नेगेटिव में। रियल कांस्टेंट मतलब पॉइंट में, जैसे 3.14 एवोगैड्रो नंबर में आता है ना, 6.023 into 10 to the power 6.023 into 10 to the power 23, एवोगैड्रो नंबर पॉइंट में। कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि कुछ भी अगर मुझे डिफाइन करना है, फिक्स करना है, किलोमीटर, मीटर, लीटर, है ना, फीट, सेंटीमीटर, जो भी है, तो वो अपन किस में डिफाइन कर देते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट में डिफाइन करते हैं। लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट में भी एक चीज हमेशा याद रखना, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही आता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आते। क्लियर है? और इस कैरेक्टर कांस्टेंट में आपके पास में अल्फाबेट्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, और स्पेशल सिंबल आ सकते हैं। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अब इंटीजर कांस्टेंट में भी तो डिजिट आ रहा है, आपने बोला कैरेक्टर कांस्टेंट में भी डिजिट आएगा, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों में डिफरेंस ये होगा कि अगर इंटीजर कांस्टेंट में अगर कोई डिजिट आया है तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे 5 से, लेकिन अगर कैरेक्टर कांस्टेंट में कोई डिजिट आया है तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे सिंगल कोट 5 से। मतलब सिंगल कोट्स में ही आएंगे आपके सारे कैरेक्टर कांस्टेंट, है ना, भले से उसके अंदर आपका डिजिट आ रहा हो, स्पेशल सिंबल आ रहा हो, या कोई अल्फाबेट आ रहा है लोअर केस या फिर अपर केस में। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब ये जो आपने देखा, ये तो किसका कंसेप्ट था, आपके कांस्टेंट का। ये किसके बारे में आपने देखा यहाँ पर, अभी कांस्टेंट के बारे में देखा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें इसके बाद में, तो फिर इसके बाद में आता है आपके पास में क्या, तो अब इसके बाद में आता है आपके पास में वेरिएबल। अब इसके बाद में क्या आता है आपके पास में, वेरिएबल। तो अब अगर हम बात करें कि अभी वेरिएबल क्या होता है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पे। अब वेरिएबल के केस में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो अपन बोलेंगे वेरिएबल is the name given to a memory location whose value may change during the execution of program। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेरिएबल मतलब क्या, तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल मतलब नाम देना, किसको नाम देना, मेमोरी लोकेशन को नाम देना, whose value may change during the execution of program। जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। जैसे आपने देखा होगा, आपने लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, अब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान a की वैल्यू 20 हो सकती है। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो वेरिएबल मतलब नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल मींस वेरी, है ना, वेरी मतलब कि वो क्या करेगा, यहाँ पर वेरी करेगा, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर कि रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल, है ना, क्या क्या रूल्स आप यहाँ पर, है ना, रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। या इसके भी पहले अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोलोगे वेरिएबल नेम, है ना, या वी ऑलवेज यूज लोअर केस टू डिफाइन वेरिएबल नेम, है ना, हम हमेशा लोअर केस का यूज करेंगे वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए। वहीं अगर हम रूल्स की बात करें, है ना, कि रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो रूल्स के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे पहला स्पेशल सिंबल, ठीक है, तो स्पेशल सिंबल में अपन क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर, है ना, ये दो सिंबल्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जावा के अंदर, है ना। अब यहाँ पे क्या, ये स्पेशल सिंबल होते हैं अंडरस्कोर और डॉलर, है ना, ये दो को आप वेरिएबल के नेम में डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो, इसके अलावा और किसी का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर स्पेशल सिंबल के बाद में आप ऐसा बोलोगे क्या, कि आप यहाँ पर, है ना, जैसे स्पेशल सिंबल तो ये कि वी कैन यूज ओनली दिस टू स्पेशल सिंबल्स अंडरस्कोर एंड डॉलर टू डिफाइन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नाम को डिफाइन करने के लिए आप इन दो का क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोलोगे
कैन नॉट स्टार्ट्स विथ अ डिजिट। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट्स विद अ डिजिट, कि वेरिएबल का जो नाम होगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर आप बोले यहाँ पर 1a तो ये इनवैलिड है ना। अगर आप ऐसा लिखोगे यहाँ पर क्या int 1a तो ये int 1a ये क्या होगा इनवैलिड होगा, बट इसकी जगह मैं a1 लिखूंगा तो ये क्या होगा आपका वैलिड होगा। आपने लिखा है int a1 तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका वैलिड होगा। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आप और क्या बोल सकते हो, तो उसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि वी कांट यूज, या आप ऐसा बोल सकते हो कि आप स्पेस से दो वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हो, यू नीड कॉमा ऑपरेटर टू सेपरेट टू वेरिएबल्स। तो आप बोलोगे नीड्स ऑपरेटर, नीड्स कॉमा ऑपरेटर टू सेपरेट टू या सेपरेट वेरिएबल्स ना, नीड्स कॉमा ऑपरेटर टू सेपरेट वेरिएबल्स। कॉमा ऑपरेटर की आपको क्या लगेगी रिक्वायरमेंट लगेगी वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए। आप ए स्पेस बी करके ऐसा नहीं लिख सकते हो कि आपने यहाँ पे दो वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर दिया। वहीं अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करूँ तो अब इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, तो आप टाइप्स ऑफ वेरिएबल में सबसे पहले अगर अपन देखें है ना, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपके पास में क्या लोकल वेरिएबल, फिर आता है आपके पास में क्या स्टैटिक है ना, या ऐसा बोलो इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल के बाद में आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, और आप क्या बोलेंगे यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल। नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो आप इंस्टेंस वेरिएबल को बोल सकते हो ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ठीक है, बता रहा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल मतलब आप बोलोगे क्लास वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्या होता है सिंपली आपका क्लास वेरिएबल। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है, और ये यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉपी ही क्रिएट करता है। मतलब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये सिर्फ सिंगल कॉपी ही क्रिएट करने का काम करता है। लोकल तो लोकल वेरिएबल होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी क्लास से बिलोंग थोड़ी करता है, वो तो आप जितना लिखोगे उतने ही वेरिएबल कंसिडर करेगा। इंट ए लिखा है तो वो इंट ए ही है, वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें आपने क्या देखा, तो यहाँ पर आपने वेरिएबल के बारे में देखा, वेरिएबल क्या होता है, और फिर उसके साथ में आपने किसके बारे में देखा, यहाँ पर कांस्टेंट के बारे में देखा कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आपने बताया था जो वेक्टर वेरिएबल है इसमें लोअर केस में डिफाइन कर सकते हैं, किसमें कैरेक्टर कांस्टेंट में? हाँ, इसमें कर सकते हैं, नहीं आप लोअर केस में। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब कि अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखकर उसमें अगर कोई कांस्टेंट डिफाइन करूँ तो भी चलेगा, और कैपिटल वेरिएबल लिखकर उसमें अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू लिखूंगा तो भी चलेगा। बट एक वो है कि एक स्टैंडर्ड आप फॉलो करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि जहाँ पर आपको देखकर ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये कांस्टेंट है या फिर ये वेरिएबल है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट पर काम करने को मिलता है, तो जरूरी नहीं कि आपके जाने से नया प्रोजेक्ट आएगा और आप नए प्रोजेक्ट पे स्टार्टिंग से काम करेंगे। हो सकता है वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा हो, 5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है और आपको उस पर काम करने के लिए दिया, और काम करने के लिए भी किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल पे दिया। अब स्पेसिफिक मॉड्यूल पे दिया तो वो मॉड्यूल भी बहुत सारी जगहों से कनेक्टेड होगा। अब उस केस में वहाँ पर आप वेरिएबल का यूज करोगे, कांस्टेंट का यूज करोगे, जो भी चीजें आपको वहाँ पर मिल रही है, तब उस केस में आप 5 साल पुराना जितना जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से तो आप उसकी केस स्टडी करने नहीं जाओगे, है ना, कि कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया था, कहाँ डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था। आपको तो जो कोड में दिख रहा है आपको वही दिख रहा है। अब वहां पर अगर आप किसी वैल्यू को सेट करते हो या वैल्यू को गेट करते हो, किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो, या कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट आपको दिखता है, तो अगर अपर में लिखा हुआ रहेगा तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये अपर में लिखा है मतलब ये कांस्टेंट ही होगा, मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके चलाने की कोशिश ना करूँ क्योंकि मेरे को एरर ही मिल रहा है। और लोअर में होगा तो वो वेरिएबल ही होगा। तो ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, फॉलो करो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर तो जब एरर आएगी तब की तब देखना है इसी। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर आता है आपके पास में कीवर्ड्स, है ना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कीवर्ड्स होता क्या है, तो अपन वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर अब कीवर्ड्स की,
तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स। ठीक है, तो अब कीवर्ड्स के केस में अपन क्या बोलेंगे? प्रीडिफाइंड वर्ड्स। तो अपन बोल सकते हैं कीवर्ड्स प्रीडिफाइंड बोलो, या कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। Keywords are reserved words whose meaning is already defined. We cannot use keywords as a variable names. आप क्या बोलेंगे? Keywords are reserved words. Keywords क्या है? आपके reserved words है whose meaning is already defined. जिसका meaning क्या है? Already defined है. We cannot use keywords as a variable name. Keywords को आप ऐसा variable name की तरह use नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके अलावा आप और क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो आप ऐसा बोल सकते हैं देयर आर 51 कीवर्ड्स इन जावा आउट ऑफ विच 49 आर इन यूज एंड 2 इज इन प्रोग्रेस। और वो जो 2 है प्रोग्रेस में, वो कौन कौन से है? एक है गो टू एंड कॉन्स्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हो आप? फॉर, व्हाइल, ठीक है, केस, डिफॉल्ट, स्टैटिक, ठीक है, और STRICT, स्ट्रिक्ट, FP, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, आज जावा की बैच है हमारी, कल है, हाँ। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप बोलेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स whose meaning is already defined. We cannot use keywords as a variable name. There are 51 keywords in Java, out of which 49 are in use and 2 will to go to and const is in progress. For, while, case, default, static, strict, FP, etc. है ना, ये सब किस में आते हैं? आपके कीवर्ड्स में आते हैं। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो एक बार आप गूगल पे जरूर सर्च कर ले कि कितने आपके पास में कीवर्ड्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे जावा के नए नए वर्जन्स आते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया कीवर्ड क्या हुआ हो, एड ऑन हुआ हो। ठीक है, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ये किसके बारे में आपने देखा? यहाँ पर कीवर्ड्स के बारे में देखा। क्लियर है यहाँ तक? ये 2 कीवर्ड्स है, मतलब अभी इस पे काम चल रहा है ना, ये 2 कीवर्ड्स है, इस पे भी यहाँ पर काम चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फटाफट देखो इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें, ये तो कीवर्ड्स के बारे में देखा, फिर इसके बाद में क्या आता है आपके पास में? तो इसके बाद में आता है आपके पास में आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अभी आइडेंटिफायर्स मतलब क्या होता है? तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो आइडेंटिफायर के केस में आप क्या बोलोगे? तो आइडेंटिफाई मतलब नाम से समझ में आ रहा है, ये आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड नेम्स। आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? यूजर डिफाइंड नेम्स, है ना, जिसको यूजर अपनी नीड के हिसाब से डिफाइन करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार मैं कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहा हूँ, मेरे पास में मेरा लगेज है ना, अब उस लगेज को मुझे या तो ट्रेन में कहीं पे रखना होगा स्पेसिफिक उसमें, है ना, बोगी में, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर बस में जा रहा हूँ तो मुझे बस में डिक्की में रखना रहेगा, राइट। अब बहुत सारा लगेज है, अब उसमें मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मेरे लगेज को? तो अब उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आप या तो उसके ऊपर नेम स्लिप लगा सकते हो, आप उस पर मार्कर से लिख सकते हो, आप उसके ऊपर कोई टैटू लगा सकते हो, है ना, छोटा टैटू लगा सकते हो, बड़ा टैटू लगा सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो ये क्या है? ये यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर अपनी नीड के हिसाब से उसे डिफाइन करेगा। तो इस केस में अगर हम बात करें कि मैं प्रोग्रामिंग में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, तो प्रोग्रामिंग में आने वाले जो कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो उन कॉन्स्टेंट को आप किससे डिफाइन करोगे? तो उसको डिफाइन करोगे अपर केस से डिफाइन करोगे,
जो आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास में यहाँ पर वेरिएबल होंगे तो उन वेरिएबल को आप किससे डिफाइन करोगे, लोअर केस से डिफाइन करोगे। जो आपके पास में फंक्शन आएंगे उन फंक्शन को किससे डिफाइन करोगे आप, तो आप उसको यहाँ पे कैमल केस से डिफाइन करोगे। जो आपके पास में क्लास के नेम आएंगे तो क्लास के नाम को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर, है ना। ये तो ये फंक्शन हो गया। फिर उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्लास का नाम आएगा अगर, ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पर अगर क्लास के नाम आएगा तो क्लास के नाम को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पास्कल केस से डिफाइन करेंगे, है ना। ऐसे आपके पास में बहुत सारे केसेस होते हैं। कैसे, अभी कैमल केस मतलब क्या होता है बेसिकली, तो कैमल केस मतलब कि जहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि आपको दो वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखना है, तो उसमें पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और दूसरे वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होता है। जैसे ऐड प्रोडक्ट लिखा मैंने, तो ऐड प्रोडक्ट में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए क्या देके रखा है आपको, स्मॉल, और यहाँ पे पी क्या देके रखा हुआ है आपको यहाँ पर, कैपिटल। इसको बोलते हैं कैमल केस। वहीं अगर मैं बात करूँ पास्कल केस मतलब, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने लिखा है डेमो क्लास, या मैंने लिखा है सिंपल सा डेमो, तभी जो डेमो लिखा है तो डेमो में डी क्या है, कैपिटल है, तो ये कहलाता है आपका पास्कल केस, यह कहलाता है आपका पास्कल केस। वहीं अगर अपन और केसेस की अगर बात करें तो इसमें और भी केसेस होते हैं, लाइक आप ऐसा बोल सकते हो, एक होता है स्नेक केस। अब स्नेक केस के अंदर क्या आता है, तो स्नेक केस के अंदर आप ऐसा लिखते हो, जैसे मैंने लिखा ऐड अंडरस्कोर, है ना, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी। तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाला क्या कंसीडर होता है आपका, स्नेक केस। एक और होता है हबीब केस। हबीब केस में क्या आएगा, तो आप इसी चीज को ऐसा लिखोगे, ऐड हाइफन प्रोडक्ट हाइफन कैटेगरी। क्लियर है यहाँ तक। तो स्नेक केस मतलब अंडरस्कोर अंडरस्कोर, हबीब केस मतलब क्या होता है, हाइफन हाइफन। अब ये क्या है आपके पास में यहाँ पर, तो ये है आपके आइडेंटिफायर्स के बारे में। क्लियर है यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है, तो अब इसके बाद में फिर आता है आपके पास में सेपरेटर्स। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे सेपरेटर की, तो सेपरेटर के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं सेपरेटर की बात करूँ यहाँ पे, तो सेपरेटर के केस में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेपरेटर के केस में आप बोलेंगे यहाँ पर आता है आपके पास में कॉमा, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, कॉमा, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये क्या कंसिडर होते हैं आपके, सेपरेटर कंसिडर होते हैं। ये तो आपको ही पता है, ए कॉमा बी तो कॉमा आ जाएगा। फिर अगर आपको दो लाइन लिखना है तो सेमीकोलन से आप उसको टर्मिनेट करोगे। अगर आपको यहाँ पे कोई स्कोप देना है, जैसे फंक्शन ही लिखना है, वॉइड एड डेटा वॉइड डिस्प्ले, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज के अंदर आप इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आपको लिखना है एक्सप्रेशन ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी, तो वहाँ यूज करोगे। और एरे का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आप होमोजेनियस डेटा एलिमेंट से डील करते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं आप, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो ये तो क्या हो गया आपके सेपरेटर्स का कंसेप्ट हो गया। अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में आता है आपके पास में ऑपरेटर्स, है ना। जब ये ऑपरेटर्स मतलब बेसिकली होता क्या है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर अब ऑपरेटर्स पर। ये आई थिंक सभी ने देख लिया है ना। अब ये ऑपरेटर आपके पास में है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, एक नई स्क्रीन ओपन करते हैं इसके लिए। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी ऑपरेटर मतलब बेसिकली होता क्या है, क्या समझते हो ऑपरेटर से, जो इक्वेशंस परफॉर्म करे। ठीक है, अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो अपन यहाँ पर बोलेंगे क्या, ऑपरेटर्स आर दी symbols which are used to perform some operations on one or more than one operand.
Okay, operators are the symbols which are used to perform some operations on one or more than one operand. अब ये operand मतलब क्या होता है? तो operand मतलब होता है variable and constant. ठीक है, ये क्या होता है? Variable and constant. क्लियर है यहाँ तक? है ना? अगर अपन बात करें ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन वन और मोर देन वन ऑपरेंड, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, मतलब x + x, x + y, 2 + 3, है ना, x + 2, है ना, तो यहाँ पर इनके बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो किसी ने पूछा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो व्हाट यू नीड टू आंसर, यू सिंपली नीड टू आंसर ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन वन और मोर देन वन ऑपरेंड। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में यहाँ पर क्या आते हैं, तो इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आप क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब अगर अपन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की अगर बात करें, अब यहाँ पर आपके पास में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक या असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर ठीक है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर क्या आता है यहाँ पर ये रिलेशनल ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर के बाद में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर के बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, फिर मिसलेनियस ऑपरेटर, है ना। मिसलेनियस में क्या क्या आता है, तो आपके पास में न्यू ऑपरेटर आ जाता है, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है, डॉट ऑपरेटर आ जाता है, ये जो आपने कंडीशनल लिखा है ना, ये भी इसी में आता है। जो आपने ऊपर कंडीशनल ऑपरेटर लिखा है ना, ये 5th नंबर पे, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, ये क्या देके रखे हुए हैं आपको, कुछ ऑपरेटर्स देके रखे हुए हैं यहाँ पर। अब अगर अपन बात करें अब इसमें क्या देके रखा हुआ है, कैसी क्या फंक्शनलिटी होगी, है ना, तो अगर अपन बात करें सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की, है ना, तो अभी असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या, अगर अपन बात करें यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की, है ना, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट करने का काम करते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, मतलब आपने यहाँ पे लिखा है एंड a इक्वल्स टू 100, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप बोलेंगे हियर a इज वेरिएबल और 100 इज वैल्यू विच इज गोइंग टू असाइन इन a। क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली असाइन करेगा, क्या असाइन करेगा, राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, एंड a इक्वल्स टू 100 लिखा है तो a वेरिएबल होगा, 100 क्या होगी वैल्यू, वो 100 किस में जाके सेट हो जाएगा, आपके e में जाके सेट हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, है ना, हमने कौन सा भी डिस्कस किया यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब फिर इसके बाद में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, तो अपन चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या आएगा, तो इसके बाद में आता है फिर आपके पास में एरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो अगर अपन बात करें एरिथमेटिक ऑपरेटर की केस में, तो क्या आता है यहाँ पर, एडिशन, है ना, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एडिशन बोले तो प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन बोले तो मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर डिवीजन, तो ये डिवाइड, और फिर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब परसेंट। क्लियर है यहाँ तक? और फिर इसमें एक चीज़ ये याद रखना कि अगर आप
ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो आपको ये पता है कि इंटीजर मतलब बिना डेसिमल वाली वैल्यू और फ्लोट मतलब डेसिमल वाली वैल्यू। अब एक चीज याद रखना, इंटीजर के बीच में ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करेंगे, है ना, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपको इंटीजर ही मिलेगा। मतलब इफ यू डिवाइड 5 बाय 2 तो आपको जो आउटपुट मिलना है वो क्या मिलना है, यहाँ पर 2 ही मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आप इंटीजर और फ्लोट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पर फ्लोट मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2.0 करते हो तो आपको यहाँ पे 2.5 मिलेगा। अगर आप यहाँ पर फ्लोट और एंड को डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फ्लोट मिलेगा। तो आपने यहाँ पे लिखा है 5.0 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको कितना मिलेगा, 2.5। तो फाइनली अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर फ्लोट, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है फ्लोट, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है फ्लोट। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0 गिव्स यू 2.5, ठीक है। अगर आपके पास में कोई वेरिएबल है a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2, और अब अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अगर डिवाइड करना है a डिवाइडेड बाय b, तो उस केस में आप b.0 नहीं लिख सकते। उस केस में आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में ऐसा फ्लोट। और ये जो ब्रैकेट में ऐसा आपने फ्लोट लिखा है, इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्लियर है? जैसे मतलब आपने जैसे यहाँ पे 5 को तो 5.0 लिख दिया, 2 को 2.0 लिख दिया, अब आपको a डिवाइड बाय b करना है, आपने लिख दिया a डिवाइड बाय b.0 या a.0 डिवाइडेड बाय b, तो वैसा पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में आगे लिखना पड़ेगा। तो आपने a के आगे लिख दिया है फ्लोट, जिससे वो जो 5 है वो कंसिडर होगा 5.0, 5.0 डिवाइडेड बाय 2 तो वो सिंपली गिव्स यू 2.5। तो वो जो 5 है, a की वैल्यू जो 5 थी वो 5.0 कंसिडर होगी। तो 5.0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2.5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया था सभी ने? अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आता है आपके पास में क्या, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें कि अभी रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, अगर अपन बात करें यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर की, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, इसमें आता है यहाँ पर लेस देन, ठीक है। फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल्स टू, आप क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, डबल इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे, नॉट इक्वल्स टू। तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ये क्या हो जाएंगे आपके रिलेशनल ऑपरेटर। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आता है आपके पास में क्या, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। डबल इक्वल्स टू मतलब कंपैरिजन, कि अगर आपने लिखा है a इक्वल्स टू b, तो वो असाइन नहीं करेगा, कंपेयर करेगा कि क्या a की और b की वैल्यू सेम है क्या, चेक करेगा। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को आप और क्या बोल सकते हो, तो उसको आप बोल सकते हो कंपाउंड ऑपरेटर, ठीक है। इसी को आप और क्या बोल सकते हो, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या लिखते हो आप, प्लस इक्वल्स टू, है ना। अब इसमें लिखते हो यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू,
मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू मॉड्यूलस इक्वल्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस 5 है ना, तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो अगर आपने a इक्वल्स टू a प्लस 5 लिखा है तो इसको आप क्या करोगे, तो इसको आप लिखोगे a प्लस इक्वल्स टू 5। मतलब क्या कि आप सेम वेरिएबल होना चाहिए दोनों साइड, तो आप क्या करोगे, उस a के अंदर 5 को ऐड करके वापस से a में रख दोगे, तो उसको आप शॉर्ट हैंड में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो लिखा a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 25। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिख लूँगा, a डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 25। मतलब a की वैल्यू को 25 से डिवाइड करके वापस से उसकी वैल्यू किस में सेट हो जाएगी, आपके a में सेट हो जाएगी। a की वैल्यू तो आप डिफाइन करोगे इसी जो आपके पास में होगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर अगर बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो अपन ने ऐसा देखा, ठीक है, फिर है ना, ये अपन ने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी देख लिया। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, कंडीशनल ऑपरेटर। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर की बात करूँ, तो कंडीशनल ऑपरेटर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्वेश्चन मार्क और कॉलम से। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आएगी आपके पास में कंडीशन, ठीक है, और कंडीशन के बाद आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आएगा एक्सप्रेशन 1 और नहीं तो एक्सप्रेशन 2। ठीक है, इसी चीज़ को आप और क्या बोल सकते हो, तो इसी चीज़ को आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या, कि आपने लिखा कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो हो सकता है आपको फिर से कंडीशन को चेक करने की जरूरत पड़े, आपने यहाँ पे फिर से कंडीशन लिख दी, और हो सकता है कि अगर आप एल्स में जाते हो और फिर से कंडीशन को चेक करने की जरूरत पड़े, आपने इसके अंदर फिर से कंडीशन लिख दी। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्या टर्नरी मतलब 3 पार्ट्स, मतलब देखो ना, कंडीशन, फिर एक्सप्रेशन 1 और फिर एक्सप्रेशन 2। हाँ, तो मैं भी ऑपरेटर के बारे में ही बता रहा हूँ ना, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर एक पार्ट, एक फेस, ये दूसरा फेस और ये तीसरा फेस। ठीक है, तो ये 3 फेस के बेसिस पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर बोलो या टर्नरी ऑपरेटर बोलो, है ना। और यहाँ पर ये इसका क्या होगा, सिंटेक्स होगा कि कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप किस पे जाएंगे, आपकी एक्सप्रेशन 1 पे। कंडीशन अगर क्या होती है आपकी, फॉल्स होती है, तो कहाँ जाएंगे आप, एक्सप्रेशन 2 पे, है ना। कि अगर यहाँ पे कंडीशन क्या होती है आपकी, ट्रू, आप कहाँ चले जाएंगे, आपके एक्सप्रेशन 1 पे। और वहीं अगर कंडीशन अगर क्या हो जाती है आपकी, कंडीशन हो जाती है आपकी फॉल्स, तो आप कहाँ आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन 2 पे। समझ में आया? कंडीशन ट्रू तो आप एक्सप्रेशन 1 पे जाओगे, कंडीशन फॉल्स तो आप एक्सप्रेशन 2 पर जाओगे। नेस्टेड कंडीशन की बात करें तो जो आपने नीचे लिखा है कि अगर यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, तो आपको एक और दूसरी कंडीशन को चेक करना है, तो फिर अब आप यहाँ पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, अब यहाँ आने के बाद में आप देखोगे, है ना, कंडीशन फिर से चेक होगी, सही है तो एक्सप्रेशन 1, नहीं तो एक्सप्रेशन 2। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है पहली वाली, तो आप कहाँ आएंगे, दूसरे वाले पर आएंगे, कंडीशन, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। इफ एल्स जैसा ही है। नहीं, जरूरी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, तो बिना पैरेंथेसिस के भी आ जाएगा। कंडीशन 1 अगर सही होगी तो मुझे एक्सप्रेशन 1 मिलेगा। हाँ, मतलब यहाँ पर आप आप जो लिखोगे, यहाँ आप जो लिखोगे, हाँ, तो जैसे 2 कंडीशन है, तो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 हमारी ट्रू है और कंडीशन 2 जो है हमारी वो फॉल्स है,
तो हाँ, हमें एक्सप्रेशन 1 आउटपुट मिलेगा, एक्सप्रेशन 2 मिलेगा ना। कंडीशन ये फॉल्स। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, ये ट्रू है तो आपको एंटर मिलेगी, तो आप इसके अंदर आओगे। अब इसके अंदर आप बोल रहे हो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो एक्सप्रेशन 2 मिलेगा ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो किसके बारे में हुआ आपके पास में, ये हुआ आपके कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है आपके पास में, तो कंडीशनल ऑपरेटर के बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में आता है यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, राइट। तो अब अगर अपन बात करें ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो अब इसमें अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट के केस में भी क्या होता है, तो इंक्रीमेंट के केस में भी आप ऐसा बोलोगे कि इंक्रीमेंट को भी अपन क्लासीफाई करते हैं जिससे पोस्ट इंक्रीमेंट से, है ना, और प्री इंक्रीमेंट से। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है इंक्रीमेंट के केस में पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पोस्ट इंक्रीमेंट सिंपली ये बोलता है कि पहले आप प्रिंट, है ना, या फिर यूज कर लो और उसके बाद में आप क्या करो यहाँ पर, उसके बाद में आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करो। और प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, तो प्री इंक्रीमेंट बोलता है कि पहले आप इंक्रीमेंट कर लो और उसके बाद में आप क्या करो यहाँ पर, उसको या तो प्रिंट करो या फिर यूज करो। जैसे अगर अपन इसको सिंपल सी बात है सेल फोन के तौर पे देखें तो आपने देखा होगा ना प्रीपेड और पोस्टपेड। पोस्टपेड क्या बोलता है, तो पोस्टपेड बोलता है कि पहले आप क्या कर लो यहाँ पर, पहले आप यूज कर लो और उसके बाद में क्या करोगे आप रिचार्ज कर लो। और प्रीपेड क्या बोलता है कि पहले आप रिचार्ज करो बाद में आप उसको यूज करो। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, तो अगर अपन ये डिक्रीमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर आकर क्या बोलोगे डिक्रीमेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब प्रिंट या फिर यूज करो फिर डिक्रीमेंट होगा, और इधर पहले डिक्रीमेंट होगा और बाद में आप उसको प्रिंट या फिर क्या करोगे यहाँ पे यूज करोगे। क्लियर है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा तो ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने देख लिया, है ना। फिर आता है आपके पास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, या सॉरी ये तो अपन ने देख लिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब फिर अगर अपन बात करें फिर क्या आता है आपके पास में, तो फिर आता है आपके पास में लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। लॉजिकल ऑपरेटर, अब लॉजिकल ऑपरेटर के केस में आप क्या बोलोगे, तो लॉजिकल ऑपरेटर के केस में आप इसको क्लासिफाई करते हो सबसे पहले लॉजिकल एंड, ठीक है। फिर क्या आता है इसमें, यहाँ पे सेकंड नंबर पर आता है लॉजिकल और, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। आप क्या बोलोगे यहाँ पे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और आप क्या बोलोगे यहाँ पे लॉजिकल नॉट, ठीक है। अभी लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली resultant will be true. When all the conditions are true, then only resultant will be true. If any one condition is true, then the resultant will be true.
इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्टेंट विल बी ट्रू। और ये क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट बोले तो ट्रू का फॉल्स, है ना, एंड फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। अब अगर हम बात करें इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आकर मैंने क्या बोला, मैंने लिखा है यहाँ पर P, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे Q, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है P एंड Q, और मैंने यहाँ पे कितना लिखा है P और Q, मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आने के बाद में अब आप क्या बोलेंगे, तब आप यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पर आएगा ट्रू, यहाँ पर क्या आएगा ट्रू, है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा ट्रू, मतलब ये ट्रू ट्रू, यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में ट्रू फॉल्स, यहाँ पे कितना आएगा ट्रू, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में फॉल्स। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आपने बोला है व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली रिजल्टेंट विल बी ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, और के केस में जब दोनों ट्रू है तो ट्रू, और इसके बाद में एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू, और दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स। और वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा फिर आपने क्या बोला है P, और एक और क्या बोला है आपने नॉट P, है ना। अब इस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो इस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि अगर ट्रू है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका फॉल्स, और अगर यहाँ पे क्या होगा आपका फॉल्स है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, क्लियर है क्या। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये यहाँ तक का आपने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा, ये किसका कंसेप्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर का, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या आता है यहाँ पर, तो अब आता है आपके पास में बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब ये बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है ना, तो अगर अपन देखें यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में ध्यान से देखना, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब नाम से समझ में आ रहा है, बिट, बिट मतलब 0 या फिर 1, ठीक है। अब बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर क्या आता है, तो बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आता है बिटवाइज एंड, ठीक है, बिटवाइज एंड, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 4 5 और 6, अब यहाँ पर आए बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, फिर बिटवाइज एक्सॉर, फिर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कितना आएगा, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, बिटवाइज एंड बिटवाइज और, ये इस टाइप से अपन ने लिखा, राइट। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो बिटवाइज ऑपरेटर है किससे डील करता है, तो ये आपके बिट से डील करता है, मतलब 0 1 के फॉर्म से ही डील करता है ना। अब ये 0 1 के फॉर्म से डील करेगा, तो अब ये 0 1 के फॉर्म से कैसे डील करेगा, तो ध्यान से देखना। अगर अपन बात करें यहाँ पे, है ना, तो आपके पास में किसी भी नंबर के बाइनरी को निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप ऐसा कुछ लिख लो, जैसा कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि मैं सिंपली लिख रहा हूँ, मुझे 9 का बाइनरी निकालना है, और 9 का बाइनरी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आकर, तो मैंने बोला यहाँ पर मैंने 9 लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 2 4 8, बचेगा कितना 1,
2 2 जा 4 बचा 0, 2 1 जा 2 बचा कितना यहाँ पे 0। इसको बैक ट्रैक करके लिखो, बोले तो नीचे से ऊपर लिखो, नीचे से ऊपर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1001। तो ये क्या हो गया यहाँ पर 9 का बाइनरी निकला। तो एक तरीका तो ये हुआ आपके बाइनरी को फाइंड आउट करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरे तरीके की अगर अपन बात करें तो दूसरे तरीके के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो क्या कि मैं यहाँ पर आया है ना, और मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है, मैंने यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने सिंपली लिखा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब इसका मतलब क्या होगा, 2 to the 4 to the 8 to the 6 to the 32, ये कितना होगा 32, ये कितना होगा 16, ये कितना होगा आपका 8, ये कितना होगा यहाँ पर 4, ये कितना होगा आपका 2, ये कितना होगा यहाँ पर आपके पास में 1, राइट। तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको बाइनरी निकालना है। बाइनरी निकालना है किसका निकालना है, 9 का बाइनरी निकालना है। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कहीं पे 9 दिख रहा है क्या, नहीं, 9 से छोटा नंबर दिख रहा है क्या, हाँ 8, तो 8 दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर 8 के नीचे क्या लिख दिया 1। 9 में से 8 मिल गया, बचा कितना 1, तो 1 दिख रहा है क्या, हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, तो 1 के नीचे क्या लगा दोगे आप 1। बाकी यहाँ 4 और 2 की जगह क्या लिखोगे, तो इसकी जगह लिख लोगे आप 0, और यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे 0। यहाँ पे क्या कंसिडर हो जाएगा आपका बाइनरी, किसका 9 का। मैंने बोला 10 का निकालना है, तो 10 है क्या, नहीं, 10 से छोटा क्या दिख रहा है 8, तो 10 से छोटा 8 अगर आपको दिख रहा है तो आप 8 के नीचे क्या लगा दोगे यहाँ पर 1। अब 10 में से 8 मिल गए, कितना चाहिए 2, तो 2 है, हाँ, तो 4 के नीचे क्या लगा दोगे 0, 2 के नीचे क्या लगा दोगे 1, तो यहाँ पे कितना लगा दोगे आप 0, और यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे 10। मैंने बोला 11, तो 11 के केस में क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11। मैंने बोला 16, तो 16 के केस में यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 0, ये कितना हो जाएगा आपका 16। मैंने बोला 3, तो 3 के केस में मैं क्या बोलूंगा, तो आगे कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कर दिया 1, यहाँ पे भी मैंने कर दिया 1, यहाँ पे कितना कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने कर दिया 3। मैंने बोला 1, तो 1 के आगे आप यहाँ पे कितने भी 0 लगा दो, आपने लगा दिया 0 0, अब आपने कितना लिख दिया है 1, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, क्लियर है क्या यहाँ तक, ज़्यादा समझ में आया। तो अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, ये तो हमने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पे बिटवाइज एंड निकालना है। क्या निकालना है मुझे यहाँ पर, बिटवाइज एंड, है ना, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बिटवाइज एंड। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे बिटवाइज एंड की, तो बिटवाइज एंड क्या बोलता है, अब आप यहाँ पर आए, आपने लिखा 9, 9 के लिए क्या था आपके पास में नंबर 1001, आपके पास में 10 था, है ना, 10 के लिए आपके पास में क्या था नंबर आपका 1010, यही था ना। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे निकालना है एंड, ठीक है। तो अब एंड क्या बोलता है, तो पीछे से देखो 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 0, है ना, और दोनों ही 1 है तो 1 ट्रिपल 0 किसके लिए हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 8, और मैं, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और, बिटवाइज और क्या बोलता है, बिटवाइज और आप अगर अपन देखें यहाँ पर, बिटवाइज और बोलता है कि अगर एक भी 1 तो 1, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, अब एक भी 1 तो 1 मतलब 1 0 तो 1, 0 1 तो 1, 0 0 तो 0, और 1 1 तो 1, ये क्या हो जाएगा आपका बिटवाइज और। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर क्या आता है आपके पास में, तो बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है। तो बिटवाइज एक्सॉर की अगर अपन बात करें, तो एक्सॉर क्या बोलता है, तो ध्यान से देखना। तो अगर अपन यहाँ पे
एक्सॉर की बात करूं अगर, है ना, तो बिटवाइज एक्सॉर क्या बोलता है, तो बिटवाइज एक्सॉर सिंपली ये बोलता है सेम बिट 0 और अपोजिट बिट 1। सेम बिट कितनी होगी, 0 होगी, और अपोजिट बिट कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी। अब सेम बिट 0 होगी और अपोजिट बिट 1 होगी, तो अब इस केस में आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कैसे, आप देखो यहाँ पर अभी आपने यहाँ पे क्या लिखा, तो आपने लिखा यहाँ पर बिटवाइज एक्सॉर की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सॉर के केस में आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर ये तो मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्सॉर का साइन आ जाएगा। अब आप क्या बोलेंगे, सेम बिट 0 अपोजिट बिट 1। अब ये देखो अपोजिट बिट है तो 1, 0 1 अपोजिट बिट है तो 1, 0 0 है तो 0, और 0 0 1 1 है तो 0। ये कितना हो जाएगा, 0 0 1 1। सिमिलरली अगर अपन बात करें, इसके बाद में क्या आता है आपके पास में, तो इसके बाद में आता है आपके पास में बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, है ना, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में क्या आता है यहाँ पे, तो लेफ्ट शिफ्ट में आप ऐसा बोलोगे कि आपने एक नंबर लिया, है ना, नंबर में आपने क्या बोला, यहाँ पे नंबर लिया आपने 4। अब इसका बाइनरी निकाल दोगे तो बाइनरी कितना निकला, 100। ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया। तो मैंने बोला कि एक काम करते, आपका सिस्टम तो या तो 32 बिट या 64 बिट में रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला इतना बड़ा तो कौन लिखेगा, तो अपन इसको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में ही लिखते हैं, है ना, अपन इसको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में करते, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे इसका क्या मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अब मैंने क्या बोला कि अभी जो मेरा नंबर है, अब मेरे को इसको क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है 2 बिट से। अब क्या होगा यहाँ पर, तो नंबर क्या है आपका 1 2 3 4 5 1 0 0। अब लेफ्ट में 2 बिट से शिफ्ट करना है, ये जो 2 बिट है इसको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो जो मेरा नंबर होगा वो नंबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वो नंबर मेरा शिफ्ट हो जाएगा। अब आगे 2 वैकेंट प्लेसेस बचेगी, तो इन 2 वैकेंट प्लेसेस पर क्या आ जाएगा, 0 0। तो नंबर कितना हो जाएगा आपका, 16। सिमिलरली मैंने इसे कॉपी किया, मैं आता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने बोला बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की जगह अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, बिटवाइज राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होगा, राइट शिफ्ट में आप इधर जाएंगे, यही है सेम चीज, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, राइट में शिफ्ट करोगे। अब राइट में अगर आप शिफ्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा, ये 2 0 साइड में से हट जाएंगे, तो आपका जो नंबर बचेगा, है ना, यहाँ पे ये 2 बिट क्या हो जाएंगे आपके, राइट में से हट जाएंगे, तो जो नंबर बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो नंबर आपका ऐसे कुछ शिफ्ट होगा, इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब जो पीछे 2 प्लेसेस बचेंगी, तो उन पीछे 2 प्लेसेस पर आप क्या लगा देंगे, 0 0। पीछे जो लगेगा वो क्या लग जाएगा, 0 0, और पीछे 0 0 लग जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना निकलेगा आपका, क्लियर है यहाँ तक, मतलब अगर 1 है और आप करोगे शिफ्ट और 1 हट गया तो हट गया, 0 आ जाएगा। हटेगा तो सही, शिफ्ट तो होगा, कुछ भी हो, पीछे के 2 बिट हटेंगे तो आगे 0 ही लगेगा। आप 2 से शिफ्ट कर रहे हो ना, आप 2 बिट से शिफ्ट करोगे, अब वो 2 बिट कुछ भी हो सकती है, 0 0 1 1 0 1 1 0 कुछ भी हो, वो तो शिफ्ट हो ही जाएगी, पीछे लगेगा 0। क्लियर है यहाँ तक, क्या इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा होगा कि जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, डीएनसी डीसीओ, आपने गेट्स पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, फ्लिप फ्लॉप, पैरिटी बिट, लेफ्ट बिट, राइट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, है ना, वो सर्किट्स वगैरह बनाते करते हैं, तो ये सारी चीजें वो वहाँ यूज में आती है, यहाँ पे सिर्फ ये ऑपरेटर जितनी ही यूज में आती है। डिपेंड करता है आप प्रोग्रामिंग किससे कर रहे हो, एम्बेडेड सिस्टम वगैरह से कुछ कर रहे हो, गेट्स वगैरह के ऊपर कुछ लॉजिक्स लगाना हो, तो फिर आप उसको यहाँ पे यूज करोगे, अदरवाइज नॉर्मल प्रोग्रामिंग में तो अपने को ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में एट द एंड क्या आता है आपके पास में, एक आखिरी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ऐसे टिल्ड के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है टिल्ड ऑफ n इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में n+1, ठीक है। हाँ, n आपका नंबर रहेगा, आपने बोला n इक्वल्स टू 10, तो अब इसका जो आंसर मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, तो इसका आंसर मिलेगा ये कैलकुलेट होकर, है ना, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 10 + 1 11, ये हो जाएगा -11। आपने बोला n की वैल्यू है -5, तो इस
कॉम्प्लीमेंट ऑफ n कितना निकलेगा, तो -5 + 1 -4, और ये कितना हो जाएगा आपका 4। मतलब वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूला की बेसिस पे कैलकुलेट करके आपको आपका रिजल्ट देने का काम करेगा। क्लियर है? और इसके बाद में आपके पास में बचता है फिर क्या, मिसलेनियस ऑपरेटर। तो मिसलेनियस ऑपरेटर में आपके पास में क्या देखा रखा हुआ है, तो मिसलेनियस ऑपरेटर में आपके पास में न्यू ऑपरेटर आप पढ़ोगे आगे जाके, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है ना, ये भी आप पढ़ोगे आगे जाके, डॉट ऑपरेटर ये भी आप देखोगे आगे जाकर, कंडीशनल ऑपरेटर तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर है? तो इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो ये जो सेशन था आपका, जिसमें आज आपने किसका कंसेप्ट कवर अप किया है, आपके टोकन्स का कंसेप्ट कवर अप किया है। टोकन्स के केस में आपने क्या देखा है यहाँ पर, तो टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इन्फॉर्मेशन की, जिसमें आपने कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, सेपरेटर्स और ये ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है। और ये इतने ऑपरेटर्स जो आप यूज करते हो वो आपने यहाँ पर देखा। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है, तो अब इसके बाद में फिर आपके पास में जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है वो कंसेप्ट है आपके डेटा टाइप्स का। नाम से समझ में आ रहा है डेटा टाइप मतलब क्या, डेटा का टाइप है ना। डेटा का टाइप मतलब विच सिंपली रिप्रेजेंट्स टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। डेटा का टाइप बताएगा और डेटा का साइज बताएगा। तो अब डेटा का टाइप बताएगा, डेटा का साइज बताएगा, मतलब कैसे कि अगर मैंने बोला डेटा का टाइप, तो टाइप मतलब कि अगर वो इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर, पॉइंट में आ रहा है तो फ्लोट, कैरेक्टर में आ रहा है तो कैरेक्टर, है ना। और साइज बताएगा मतलब कि इंटीजर में भी अगर और बाइफरकेट करो तो इंटीजर में भी और बाइफरकेट करते तो क्या आ जाता है वहां पर, तो आपके पास में इंट आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है, बाइट आ जाता है, लॉन्ग आ जाता है। तो वो वहां पर फिर उस स्पेसिफिक रेंज पर अपनी बात चले जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद में फिर अपन डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन इतना ही रखते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।